नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 55 दिन की आजादी, 2 किस्तों में लंबा वक्त जेल में गुजारा आजम खान ने। एक बार 23 महीने, फिर 27 महीने। बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई, खुली हवा में सांस ली, तमाम इंटरव्यूज आए और इंटरव्यूज में एक के बाद एक विस्फोटक खुलासे हुए कि जेल में आजम खां को यह भी डर सता रहा था कि जान बचेगी या नहीं बचेगी। ऐसा भी वक्त आया जब आजम खान ने खुद ही खाना पकाया और खुद खाना अपना पकाया हुआ खाया, क्योंकि उन्हें ये खबर लगी, उनको एक आहट हुई कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है खाने के जरिए, वो बचेंगे नहीं, तबीयत बिगड़ गई। 55 दिन ही बीता था बाहर। उसी 55 दिन में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी कराया। दिल्ली में ट्रीटमेंट के समय के विजुअल्स भी आए और फिर आजम खां को उनके बेटे के साथ, अब्दुल्ला आजम के साथ 7 साल की सजा सुना दी गई। केस वही मिलता-जुलता करीब-करीब, जिस मामले में पहले भी उनको सजा सुनाई गई थी, बेटे की जन्म तिथि में छेड़खानी करने का मामला। बस मामला यही है। अब मामले कितने बनेंगे? आकाश सक्सेना जो विधायक हो चुके हैं रामपुर के, अकेले 43 मुकदमा वही करवाए हुए हैं आजम खां पे। क्या सवाल इसमें जो पैदा होता है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों तक आजम खां को जेल में रखने की तैयारी है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजम खां आजाद रहें, इससे बीजेपी में घबराहट है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में अब वक्त 16 महीने के करीब का बचा हुआ है और सजा 2 साल अभी उनको कम से कम रहना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सजा पर रोक नहीं लगाती है तो। 5 साल की अगर सजा सुनाई गई होती तो तत्काल जमानत संभव थी, क्योंकि 5 साल की सजा काट चुके हैं आजम खां, जेल में रह चुके हैं। लेकिन ये सजा 7 साल की है। थोड़ा इसके कई पहलुओं को समझना चाहेंगे हम लोग। जिस अदालत से सजा सुनाई गई है, कुछ उनकी उस अदालत के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। बाकी हम कौन होते हैं अदालतों पे बोलने वाले? अदालतें तो बड़ी होती हैं, उनमें भगवान बसते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है, वो देंगे। बाकी आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जरा एक-एक करके खबर लाइए, दिखाइए। आजम खां और उनके बेटे को 7-7 साल की सजा 2 महीने पहले छूटे थे, अब फिर जेल जाएंगे। फर्जी पैन कार्ड केस में फैसला। अब पढ़ते जाइए बस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। एक-एक आप फोटो देखिएगा और उससे आप अपने मन में एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। एक गलती की 2 बार सजा। और ये हम नहीं लिख रहे हैं कि हमने टाइप करके प्रिंट आउट निकाला है। ये भास्कर की रिपोर्ट में से ही हम निकाल के वो चीजें जो आपको दिखानी जरूरी है, नहीं तो गुम हो जाती है। आजम खां को एक गलती की 2 बार सजा मिली है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। यह केस बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था। फिर यही मामला है। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 93 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है। इन्हीं दोनों डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए थे। नीचे दोनों दोनों दस्तावेज संलग्न है। दोनों क्या कि जिसपे इन्हीं दोनों के आधार पर पहले भी सजा हुई थी और फिर सजा हुई है। यानी एक गुनाह में ये 2 बार सजा हो चुकी है। आगे बढ़िए। खैर, इसमें जो जज साहब हैं वो निश्चित रूप से हमसे 100, 200, 500 गुना ज्यादा योग्य होंगे। हालांकि आजकल तो सभी लोग हम लोग से योग्य हैं। यूपी सरकार में 4 बार मंत्री रहे आजम खां, मुलायम सिंह के करीबी रहे, ये सब जानते होंगे। फिर भी एक बार खाली फ्लैशबैक के लिए बता दूं, सपा के संस्थापक सदस्य हैं।
89 में पहली बार यूपी के कैबिनेट मंत्री बने, श्रम, रोजगार, वक्फ, हज जैसे विभाग संभाले। 93 में मुलायम सिंह सरकार में दोबारा मंत्री बने। 2003 से 7 तक यूपी के शहरी विकास, जल आपूर्ति और गरीबी उन्मूलन मंत्री रहे। 2012 से 17 अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहे। ये आजम खां का प्रोफाइल है। आजम खां उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं कई बार कहता हूं, ये बात पहले भी कह चुका हूं कि अगर मुस्लिम लीडर्स में सबसे जबरदस्त वक्ता कोई, ओवैसी को आप लोग फिर भी बहुत ज्यादा कई बार मतलब बढ़ा चढ़ा करके, क्योंकि ओवैसी के पीछे बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं, आजम खां के खिलाफ बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं। तो आजम खां और ओवैसी में बड़ा फर्क है। ओवैसी से मुझको लगता है मतलब वाक्पटुता में, बोलने की शैली में, समझ में और सेकुलर होने में, ओवैसी को भी मैं सेकुलर मानता हूं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक चर्चा की, वो अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को छोड़ा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी पिछले 1 दशक से काफी सेकुलर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आजम खां को निजी तौर पर हमने जो उत्तर प्रदेश में मैं 25 साल से जो देखा हूं, उसमें आजम खां की सेकुलर छवि ही मैंने आज तक देखी है। आजम खां के दफ्तर में हिंदू जाए मुसलमान जाए, कभी कोई फर्क ही नहीं रहा है। और मुझको लगता है मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं की दरखास्त आजम खां के दफ्तर में और दस्तक, दोनों दरखास्त और दस्तक दोनों आजम खां के दफ्तर में रही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट लाइए, आगे बढ़िए, चलिए फटाफट लाइए। 3 बड़े मामले जिनमें सजा हुई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला 2023, रामपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। तंजीम फातिमा पत्नी को और बेटे अब्दुल्ला आजम को, दोनों को 7-7 साल, तीनों को सजा थी। 7 साल ही फिर हुई उसी टाइप के मामले में। डूंगरपुर में अवैध बेदखली मामला 2016, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। और हेट स्पीच मामला 2022, 3 साल की सजा 2023 में बरी हो गए। 2023 में बरी हो गए। अब आगे चलिए, अब आगे चलिए थोड़ा आगे। आजम खां की ये क्राइम प्रोफाइल, 104 रजिस्टर्ड केस है इनके पूरे परिवार पर, मतलब पत्नी, इन पर और बेटे पर, और एक बेटा और उस पर कम है। सब मिला करके 200 मुकदमे हैं इस परिवार पर। मुझे लगता है कि शायद दुनिया में सबसे वांटेड फैमिली अगर होगी तो यही फैमिली है, जो प्योर पॉलिटिकल फैमिली है। पूरे इस परिवार में कभी मतलब बाकी कोई कह दे कि नेता के रूप में तो जो है गांव का प्रधान सरपंच भी सताया, उसके सताए भी 4 लोग मिल जाएंगे। तो पॉलिटिकली कोई हो सकता है कभी जो है इन्होंने पीड़ित किया हो या इनसे पीड़ित हो, लेकिन ये विशुद्ध राजनीतिक परिवार है। राजनीति और अपराध के घाल मेल के बावजूद विशुद्ध राजनीतिक परिवार, अपराध या आपराधिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट आइए। ये जरा देखिएगा हेमंत जी, आप उत्तर प्रदेश की रामपुर की एक की एमपी एमएलए अदालत ने 2019 के आम चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को आज 2 साल जेल की सजा सुनाई। न्यायाधीश शोभित बंसल ने श्री खान को दोषी ठहराया, उन्हें जेल की सजा सुनाई और पूर्व सांसद पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये खबर गौर से देख लीजिए। जज साहब का नाम है शोभित बंसल और जो है इनको सजा सुनाई गई एमपी एमएलए कोर्ट से हेट स्पीच के मामले में, भड़काऊ भाषण के मामले में। अब जरा अगला स्क्रीनशॉट लाइए, अगला स्क्रीनशॉट लाइए। लीगल वर्ल्ड की ये खबर है। एन एमपी एमएलए कोर्ट हियर ऑन acquitted former MP and actor Jaya Prada in an election code violation case registered in 2019 में. The actor was the BJP candidate from Rampur in the 2019 Lok Sabha polls and was defeated by Samajwadi Party leader Azam Khan. The MP MLA court judge Shobhit Bansal acquitted Jaya Prada in the case lodged against her at Camry Police Station in Rampur under IPC Section 171G, false statement in connection with an election. Senior Prosecution Officer Amarnath Tiwari said.
जया प्रदा जो पहले शुरुआत इनकी राजनीति में समाजवादी पार्टी से हुई थी, समाजवादी पार्टी से आजम खां कुछ वक्त के लिए दूर भी हुए थे, बाहर भी हुए थे जया प्रदा की वजह से। अमर सिंह और जया प्रदा की जो का कॉम्बिनेशन आया समाजवादी पार्टी में, वो प्रभावी हुआ। तो जया प्रदा फिर चली गई भाजपा में, 19 में भाजपा में आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ी। और शोभित बंसल जो हेट स्पीच वाले में सजा दिए थे, मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ बता रहा हूँ, उसी में इन पर जो है केस था, तो ये बरी हो गई। अब ये दोनों केस के साथ साथ इतना ही नहीं, जज साहब के बारे में इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है कि जो आज 7 साल की सजा हुई है, ये भी शोभित बंसल जज है। तो शोभित बंसल ने हेट स्पीच में पहले इनको सजा सुनाई थी, जया प्रदा को बरी किया था, और आजम खां को आज फिर 7 साल की सजा सुनाई है। क्योंकि कानून के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, जज हैं, तो उनको बारंबार नमन है, प्रणाम है। अब दूर से वंदन वगैरह नहीं कर पा रहा हूं, तो क्षमा करिएगा। अब सीधा चल रहा हूं मैं हेमंत भाई के पास, क्योंकि मेरे पास जितना था वो सब मैंने दिखा दिया दर्शकों के लिए। हेमंत भाई, अब आप इसमें अगर कुछ देख पाए हो एक्स्ट्रा तो आप बताइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये नया दौर है और इसमें इस तरह की चीजें बहुत ही सामान्य हो गई हैं। 77 साल के हैं आजम खान, 10 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, 4 बार के मंत्री। पहली बार 1989 में मुलायम सिंह जी के साथ मंत्री बने थे और काफी कद्दावर नेता, जैसा आपने कहा, सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इनकी ये दुश्वारियां शुरू होती हैं 2017 से और 2025 खत्म होने वाला है। 104 मुकदमे आप सोच करके देखिएगा, 104 मुकदमे, और उसमें भी किस तरह के केसेस हैं, सारे के सारे। लेकिन आशीष भाई, इसके पीछे की जो कहानी है उसको आप देखेंगे तो वो जो आपने बात कही ना कहीं उससे जुड़ती हुई दिखती है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव तक इनको अंदर रखने की प्रोग्राम है। तो उसमें क्या था, जैसा आपने कहा कि 5 साल की सजा अगर इस केस में होती तो 5 साल ये ऑलरेडी अंडरगोन है, तो तुरंत इनको जमानत मिल जाती कोर्ट में, इसलिए 7 साल की सजा हुई। और ये कोई ना तो कोई संयोग है ना कुछ और है, केवल सूचना, जैसे आपने सूचना दी वैसे ही मैं भी सूचना दे रहा हूं। राहुल गांधी को भी, आपको ध्यान होगा, मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी गुजरात की एक कोर्ट ने। तो उसमें से अगर एक दिन भी कम होती तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता संसद से। तो पूरे 2 साल की सजा मैक्सिमम संभव है उस केस के अंदर, मानहानि में, और पूरे 2 की ही सुनाई गई। ठीक। और उसके बाद हाईकोर्ट में जब तक वो बोला जी हम तो डिसाइड ही कर देंगे फटाफट फटाफट, और वो लगातार उनको घर से भी छोड़ना पड़ा, सदस्यता भी चली गई। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस कन्विक्शन को स्टे किया, कन्विक्शन को, सजा को नहीं, उनकी दोषसिद्धि को स्टे किया। और ये कहते हुए जज साहब ने कहा कि आज आपको बहुत ही पावरफुल आर्गुमेंट देने पड़ेंगे मुझे वो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो आर्गुमेंट हुआ, और संभवतः एक दुनिया का शायद पहला केस है भारत जैसे लोकतंत्र में कि विपक्ष के नेता को एक मानहानि के केस के अंदर इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया हो। लेकिन नया भारत है, इसमें तो अभी पता नहीं, तमाम चीजें नई नई होती रहती है, नई नई चीजें। तो इन दोनों पिता पुत्र को आज फिर सजा सुनाई गई 7-7 साल की, और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज एक और है, फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को आज दोषी करार दिया। तो आपको एक चीज ध्यान होगी कि जब किसी को कन्विक्ट किया जाता है अदालत के अंदर, तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे अलग से बहस होती है कि उसको कितनी सजा दी जाए। उस पे प्रोसिक्यूशन अपने आर्ग्यू करेगा, डिफेंस अपने करेगा। तो आमतौर पे ये होता है कि आज आपने मुझे कन्विक्ट कर दिया, हो सकता है कल या परसों जो भी दिन आए उस दिन आप उस पर आर्ग्यू करवा कर फिर सेंटेंस करें। इनको आज ही दोषी करार दिया और थोड़ी सी देर के बाद सजा भी सुना दी, और जैसे ही कन्विक्ट किया पुलिस ने उनको राउंड अप कर लिया उसी टाइम पे और जेल में भेज दिया, दोनों को अलग अलग उसमें। तो बेसिकली 104 मुकदमों में से अब तक अदालत केवल 11 मामलों में फैसले सुनाए। 6 में आजम खां को सजा हुई है और 5 मामलों में बरी हुए। ये सारे का सारा है। आपने जैसे बताया 23 सितंबर को ही वो छूट कर आए थे सीतापुर जेल से। उनका बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले, याद होगा, हरदोई जेल से रिहा होकर आया था। तो पैन कार्ड का मामला जो है ये 2019 का है। रामपुर में जो भाजपा का नेता जिसका आपने जिक्र किया, आकाश सक्सेना, उसने सिविल लाइन थाने में इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और कहा था कि चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग अलग जन्म पद बनाई गई, और अब्दुल्ला जो है वो अंडर एज था जब उसको चुनाव लड़वाया गया। तो ये सारी की सारी चीज थी। अब सवाल ये कि एक ये है अपने
क्या नाम है, आजम खान साहब और उनका बेटा, और एक दूसरे दुनिया भर के केसेस हैं तमाम जो पॉलिटिशियंस के ऊपर और सारे नेताओं के ऊपर है। उनकी क्या गति है, किस तरीके की चीज चल रही है, तो उससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं एक बात आपको बार बार और कहता हूं ना, कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। ये एक बहुत ही रेगुलर चीज हो गई है आज की तारीख में, चाहे वो अदालतें न्यू हों, नॉर्मल, चाहे न्यू नॉर्मल। नया नॉर्मल, नया भारत, नया नॉर्मल। कि आप जैसे मान लीजिए तमाम कोर्ट्स है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, कि आप जज का नाम बताइए तो लोग समझ जाते हैं कि क्या फैसला होने वाला है। मैक्सिमम तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के बेंच का पता लगते ही वो सारी चीजें हो जाती है। तो अब लोअर कोर्ट के अंदर में इस तरह की चीजें होने लगी है कि समझ में आता है कि किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा केस कैसे 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 है, और उसके जो फैसला, जैसे आपने जज का नाम बताया और जयप्रदा का मामला, वो सारी की सारी एक जोड़ी आपने बाइनरी। तो यही बेसिकली आशीष भाई है असलियत, कि आज की तारीख में अपोजिशन का कोई भी व्यक्ति, ये तो आजम खान है, चलो मुख्यमंत्री तो नहीं रहे ना, 10 बार के सांसद विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, 4 बार के मंत्री हैं। यहां तो सर्विंग मुख्यमंत्रियों की क्या गत हुई है वो भी देख लीजिए ना एक बार। हेमंत सोरेन को आपने देखा, अरविंद केजरीवाल को आपने देखा, और अरविंद केजरीवाल के मामले में तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक और बाद में पता लगी कि अरेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए थी एलजी की, वो परमिशन भी नहीं थी। केस क्या था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने भी और हेमंत सोरेन ने भी। मनी मिला कहीं, कोई ट्रेल मिली? जिस केस में अरेस्ट किया था हेमंत सोरेन को, उसको तो हाईकोर्ट ने जमानत देते टाइम क्या क्या कहा। ऐसे ही केजरीवाल के केस में तो जो आपने जो आशंका जताई, वो ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करीब है इन सारी बातों के, कि चुनाव तक क्या उनको अंदर रखे जाने का कार्यक्रम है। कोई ऐसी सोच है कि चुनाव तक उसको अंदर रख करके और बाकी चीजें फिर अपने आप होती रहेंगी, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो माइनॉरिटीज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर पूरे देश की भी आप बात करें, तो आजम खान एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम बहुत बड़ा कम्युनिटी के नाम है। अंदर। 70 साल की एज है, जो उनके खाते में जो सुविधाएं, वो जो चीजें उपलब्धियां हैं, 10 बार का विधायक कोई मजाक तो नहीं है, कम से कम 2 बार का सांसद हो, 4 बार मंत्री, जब भी सरकार बनी तो सीनियर मोस्ट मंत्रियों में से एक रहे। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यही है जो आपने कहा कि चुनाव तक येन केन प्रकरण जरा अंदर रहा जाए, और उसके बाद फिर देख लेंगे। इन केस, इस केस में जमानत होती है या कुछ और होता है, कन्विक्शन स्टे होता है जो भी, तो फिर कोई और केस देख लिया जाएगा, तब तक उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी। तो ये सरकारों का नया, जैसे आपने कहा, नया मॉडल भी है और नया नॉर्मल भी है। इसको उसी रूप में देखे, और पूरा देश भी इन चीजों को देख रहा है कि किस तरीके से चीजें घटित हो रही है। एक मामले में सामने वाले को आप बरी कर रहे हो, दूसरे मामले में, एक ही मामले में भाई पैन कार्ड में डेट बदलना है, दूसरा बदली तो डेट ही है ना, धोखाधड़ी तो एक ही है ना। तो मैं खाली आपको 1 मिनट रोकूंगा, मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं। ये तो जो आप पैन कार्ड करो, ये बात पता है क्या हुई कि किसी ने किसी की हत्या की, मतलब हत्या के मामले में आदमी को हुई 14 साल की कारावास, और जिस तमंचे से हत्या की वो तमंचा रखने के लिए 16 साल की कारावास हो गई। भाई डेट ऑफ बर्थ बदला, बहुत मैं नॉर्मल जितना मैं समझ पा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मैं उतना नहीं बंसल साहब जैसे जानकार हो सकता हूँ, लेकिन जब उन्होंने सारा, सबका आधार, वो अब पैन बना लो, उस पे टैन बना लो, उस पे कुछ बना लो, सबका आधार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में 7 साल की सजा हो गई ना। और जो दैट्स व्हाट आई से। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जाके भूजा खरीद के खा लिए हम, तब भूजा खाने में भी 7 साल अलग कर दो कि हमारे भाई बालिग हैं, हम भूजा दो हमको। अब भूजा खाया था बालिग बता करके, भूजा खाया, चटनी भी लिया था, लो 7 साल और चटनी पे भी लो, चटनी जुर्माना अलग से। मतलब बस मैं तो बता रहा हूं, बाकी सब आजकल देश में सभी जगहों पर योग्य लोग हैं, अयोग्य लोग यहाँ पे बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं सेम एग्जाम्पल बताता हूं आपको, सेम एग्जाम्पल बताता हूं, गौर से दर्शक सुन लेंगे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे और फिर जीत के आए हैं, अब जो शाह चाहेंगे वो बन जाएंगे वो, ठीक है। 1995 में, ये हो सकता है कुछ लोग जानते हो, लेकिन गौर से सुनेंगे और तुलना करेंगे। 1995 में एक नरसंहार के मामले में मुख्य आरोपियों में नाम आया सम्राट चौधरी का, 1995 में।
जब उस मामले में वो गिरफ्तार हुए 75 दिन 78 दिन ऐसे कुछ जेल में भी थे। तो सम्राट चौधरी ने क्या लगाया कोर्ट में जो अपनी जमानत के लिए, डेट ऑफ बर्थ, मतलब एक सर्टिफिकेट अपना लगाया स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया जिसमें 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। 1981, तो 1981 से 1995 14 साल उम्र हो रही थी। तो मामला जुवेनाइल हो गया तत्काल, वयस्क नहीं है, जुवेनाइल हो गया। तो जुवेनाइल में उनको राहत मिल गई कि जुवेनाइल मामला, बालिग ही नहीं है बेचारे। 95 के मामले में वो नाबालिग अपने आप को बता करके और अपना सर्टिफिकेट दे करके छूट गए। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार थी। अब सरकार कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं कि राबड़ी देवी की सरकार थी तो सही था, मैं केस बता रहा हूं एग्जैक्टली। राबड़ी देवी की सरकार थी, एमएलसी बने, इनके पिताजी बड़े नेता थे, लालू यादव के बड़े करीब रहे, शकुनी चौधरी। तो बेटा सेट हुआ, इनको एमएलसी बनाया गया 1999 में। एमएलसी बनने के बाद ये कैबिनेट मंत्री बने, बहुत भारी भरकम मंत्रालय मिला 1999 में। ये जैसे ही मंत्री बने तो उस समय विपक्ष में यही भाजपा विपक्ष में थी। भाजपा ने ही विपक्ष ने ही हंगामा काटा था, यही भाजपा थी। और मैं नेता का नाम बताऊं, सुशील मोदी थे उस दौर में, ये वाले मोदी नहीं, सुशील मोदी थे जिन्होंने बिहार में भाजपा खड़ा किया शुरू जो है। सुशील मोदी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। आखिरकार 3 महीने में इस्तीफा देना पड़ा सम्राट चौधरी को। इस्तीफा दिया, दोनों मंत्री पद से भी और एमएलसी से भी इस्तीफा दिया, क्योंकि 81 के हिसाब से 99 में ये फिर अभी उन उम्र में फंस रहे थे, बनने लायक ही नहीं थे। इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 2003 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सब जो हमने किया है, हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें जाकर देख सकते हैं, आदेश है सुप्रीम कोर्ट का 2003 में। इनको सजा नहीं सुनाई गई। देखिए, ये देखिए एक अच्छी बात कि सजा नहीं सुनाई गई, नहीं तो इनको तो उसी समय सजा हो जानी चाहिए थी। 7 साल 8 साल की सजा छूट करके कहीं दुकान मेडिकल स्टोर खोले होते। लेकिन सजा कोई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1981 मानी जाएगी, क्योंकि ये मंत्री जब बने थे, तो मंत्री बने, एमएलसी बने, तो ऐसा तो था नहीं कि कागज नहीं रखे होंगे। जो कागज इन्होंने लगाया 1968 डेट ऑफ बर्थ का लगाया। अब सोचिए, नरसंहार में 1981 का डेट ऑफ बर्थ लगा करके सजा से बच गए और 1968 डेट ऑफ बर्थ लगा के एमएलसी बन के मंत्री बन गए। ये इससे बड़ा अपराध ये तो बहुत छोटा है उसके सामने तो ये खिलौना है, झुनझुना। वो कितना बड़ा क्राइम था, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना काम किया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स कर दी कि अब 1981 मानी जाए। 1981 डेट ऑफ बर्थ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। उसके बाद फिर हाफिडाफिट उन्होंने दाखिल किया। वो एफिडेविट हम लोग सुने थे, हम कम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी वैसे भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो मैंने सम्राट चौधरी से सीखा कि उसको हाफिडाफिट बोलते हैं। तो हाफिडाफिट उन्होंने दाखिल किया अपना जो चुनाव में, उस चुनाव में अभी हाल में उस चुनाव में हाफिडाफिट में 1968 डेट ऑफ बर्थ बताया, 1968 बताया डेट ऑफ बर्थ। अब आप बताओ, एक आदमी अपने मन माफिक सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा करके कि तुमने कहा 1981, अब हमारा हाफिडाफिट बदल गया, और कुछ नहीं हुआ। आज भी सम्राट चौधरी मुरेठा बांध पगड़ी बांध घूम रहे मस्ती से। सत्ताधारी दल के एकदम बिहार में, मतलब अमित शाह के खास आदमी हैं, आप देख लीजिए। बस इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, ये तो देखिए इस देश में तो बिल्कुल पारदर्शी मामला है और इसीलिए बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान हैं कि हम बहुत तेजी से बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसका वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के हमें सम्मान प्राप्त है, वो किस तरीके से बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है, ये तो उसका एक उदाहरण है। आपने एक उदाहरण किया डेट ऑफ बर्थ के, तो मैं 20 मामले आपको बता सकता हूँ, 20 पूरे देश में, और मैक्सिमम उनसे बीजेपी से रिलेटेड है। मंत्री बन गए, स्पीकर बन गए, कार्यकाल पूरा किया, चले गए, नोबडी केयर्स। कोई जब किसी की डेट ऑफ बर्थ का जो उसने एफिडेविट दे रखा है और अगर वो गलत पाया जाता है या दो डेट ऑफ बर्थ पाए जाते हैं, तो उसके बाद बचता क्या? तो दोनों पे उसी के हस्ताक्षर है।
लेकिन कुछ नहीं, सारे ऐसे ही घूम रहे। इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा, 2002 से लेकर के 2014 तक मोदी जी ने चुनाव लड़े, पहले सीएम बने, उसके बाद चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन करके, और 14 तक चुनाव लड़ते रहे। उनके किसी एफिडेविट के अंदर आप खोल के देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मैरिटल स्टेटस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है? नहीं लिखा, बताया ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। 2014 में जब आए तो इलेक्शन, चुनाव लड़ने लोकसभा का, तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने एक बात कह दी कि कोई भी खाना जो स्टार्ड खाना है, जिसमें जानकारी देनी अनिवार्य है, अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे तो आपका जो नॉमिनेशन है उसको इनवैलिड माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। तब मोदी जी ने पहली बार ये लिखित में स्वीकार किया कि वो मैरिड है यशोदाबेन जी के साथ। और उसमें भी जैसे होना चाहिए ना, तो हिंदू, उसका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हम सब हैं, तो ना तो वो आज की तारीख में भी डाइवर्सी है, ना वो लीगली सेपरेट हुए हैं, बस उन्होंने लिखा कि मैरिड टू मिसेज यशोदाबेन। ठीक, तो उनके 2002 से लेकर के 14 के बीच में जो एफिडेविट थे उनका क्या करोगे आप? ये तो मैं प्रधानमंत्री की स्थिति बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं, ऑफिशियली उनके उसमें है कि वो एमए पास है। उनकी पार्टी का अध्यक्ष तत्कालीन अमित शाह जी, और तत्कालीन उनके सबसे प्रिय वकील, बहुत सीनियर, दिवंगत अरुण जेटली जी, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि साहब ये उनकी डिग्री है, ये बीए की, ये एमए की। बात खत्म होगी। सारी जगह आप कहीं गूगल टाइप कीजिए, मोदी की डिग्री 1 मिनट में आपको दिख जाएगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख जाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो तो गुजरात के अंदर धक्के खा रहे हैं अब तक, उनको डिग्री नहीं दी हाईकोर्ट ने। ठीक, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, प्रधानमंत्री की डिग्री ना देनी पड़े उसके लिए आपके सॉलिसिटर जनरल आर्ग्यू कर रहे थे, उस डिग्री के लिए जिसको अमित शाह जी और अरुण जेटली खुद सार्वजनिक कर चुके हैं। इसका क्या करेंगे आप? आपने तो सम्राट चौधरी का कहा, मैं तो प्रधानमंत्री जी का बता रहा हूं भाई, इसका क्या कीजिएगा बताइए? ये हमने कार्यक्रम केवल इसलिए लेके आए लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, कि वो खुद भी तय करें कुछ चीजें। ये तथ्य हैं, वो इन बातों को कैसे देखते हैं। ये एक जो आज का मामला है, 7-7 साल की बाप बेटे को सजा कर दिया, आजम खान को, उसको सारी बात ठीक है। ओवरऑल देश में लीगल प्रोफेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, अदालतों में किस तरह के फैसले हो रहे हैं, वो तमाम चीजें आप देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति जाता है कोर्ट के अंदर, उद्योगपति बड़ा सा, और वो कह देता है कि साहब फलानी खबर को, उसको रोक लगवाइए, और उस पर रोक लग जाती है, आपसे पूछे भी नहीं। जुडिशरी ये नहीं सोचती कि भाई उनको भी नोटिस देके उनका पक्ष पूछ लीजिए क्या मामला है ना, सीधा ही रोक लगा दी, वन वे। उसके बाद वो कंसर्न अखबार या मैगजीन या वेबसाइट जो भी कोर्ट में गए, फिर वो रोक हट जाती है। ऐसे ही आज सुबह भी हुआ, आपने देखा, अनिल अंबानी जी कोर्ट में आ गए कि कोबरा पोस्ट ने हमारे खिलाफ ये कर दिया और इस पर रोक लगाई जाए। तो जज साहब गुड सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो हम एक्स पार्टी नहीं करेंगे, हम तो नोटिस देंगे और पहले पूछता दूसरी पार्टी का पक्ष जानेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है अदालतों का? मैंने आपके ऊपर कोई भी चीज लगा दी, आरोप लगा दिया, कुछ भी कर दिया, आपको पक्ष रखने का तो अधिकार दिया जाएगा या नहीं? तो कुल मिलाकर के वही जुडिशरी इस तरह की चीजें भी करती है कि नहीं, हम संज्ञान लेंगे, पूछेंगे आशीष चित्रांशी जी से उनका पक्ष क्या है, तब मेरिट में फैसला करेंगे। और बहुत सारी चीजें उन्हीं केसेस में ये भी है कि नहीं ब्लैंकेट बैन लगा दिया, वो नहीं प्रसारित करेंगे। तो वो जो चीजें है ना, कि इसलिए मैंने आपको एक सेंटेंस कहा, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। इसको आप कम से कम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते ऐसी चीजों को। ये चीजें डेमोक्रेसी में नहीं होती। डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं, राजा हो या रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता कि आप मुझे शक्ल दिखाओ मैं आपको कानून बता दूंगा। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज हो रही है, और ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका में जो लोगों का ओवरऑल है, इस केस में नहीं, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एसआईआर का मामला था, दुनिया भर के मामले रोज देखते हैं आप, पेगासस, राफेल, पता नहीं क्या क्या, कोई मामला उठा के देख लीजिए। तो अपने आप में ये सारी चीजें जो है, ये हमारी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है उसको नेशनली भी और इंटरनेशनली भी काफी कमजोर कर रही है, ऐसा मेरा मानना। चलिए, सब होगा ऐसे ही, सब न्यायपालिका, मीडिया मतलब पत्रकारिता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सब ऐसे मिलजुल करके देश को विश्वगुरु बनाएंगे। वैसे भी पत्रकारिता के लिए आज बड़ा शुभ दिन है, आपको शायद जानकारी हो कि नहीं होगी जानकारी, आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनाथ गोयनका व्याख्यान, छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान मोदी जी दे रहे हैं। तो आज रामनाथ गोयनका, हम बड़ा उनका सम्मान करते रहे हैं।
लेकिन शायद उतना नहीं कर पाए जितना मोदी जी करते हैं। तो आज उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। रामनाथ गोयनका व्याख्यान मोदी जी देंगे। अब सोचिए आप कि पत्रकारिता में रीढ़ के लिए ही रामनाथ गोयनका को हम लोग याद करते हैं, और लेटी हुई पत्रकारिता के दौर में रामनाथ गोयनका व्याख्यान मोदी जी दे रहे हैं। मतलब पत्रकारिता निष्पक्ष और जो है जन सरोकारी पत्रकारिता का ज्ञान नरेंद्र मोदी देंगे। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश विश्वगुरु कितने तेजी से बन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वगुरु, मतलब कई बार तेज दौड़ते दौड़ते आदमी आगे निकल जाता है ना, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि विश्वगुरु वाली कुर्सी से आगे निकल जाए और फिर आगे जो मिले वही कहे चलो आगे बढ़ो। तो ऐसा ना हो जाए, कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए डेनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे, उनकी हत्या हो गई थी पाकिस्तान में। उनकी पत्नी ने पहला व्याख्यान दिया था, रामनाथ गोयनका व्याख्यान जो पहला था, और छठा आते-आते मोदी जी दे रहे हैं। रामनाथ गोयनका जी के पुत्र जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बदलती दुनिया में विश्व संतुलन में मोदी जी इनको जरा सुनना पड़ेगा पत्रकारिता के लिए। तो सुनिए, वो तो सब जगह लक्षण सबके धीरे-धीरे दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं लक्षण। वो धीरे-धीरे क थोड़ा-थोड़ा दिखता है, कभी 1 फुंसी होती है, फिर 3-4 फुंसी होती है, तो फिर मवाद आने लगता है। तो वही हाल है पत्रकारिता में, जहाँ पे अभी बाकी पत्रकारिता मवाद आ रहा है, लेकिन जिनसे उम्मीद है वहाँ फुंसियाँ दिखने लगी हैं। इजाज़त दीजिए हमें, वक़्त निकाल के थोड़ा न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिएगा। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।